हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेंस की डेली आंसर राइटिंग सीरीज के आज के क्वेश्चन का डिस्कशन पॉलिटी के ऊपर होगा। और पॉलिटी में से GS2 में से हम आज एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके ऊपर कभी भी सवाल आ सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। वो है इमरजेंसी प्रोविजन से। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 352 से लेके 360 तक जो पार्ट है उसे इमरजेंसी प्रोविजंस कहा जाता है, जिसमें 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। हम सभी को पता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आपसे इसके बारे में सवाल पूछा गया है कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट इमरजेंसी पावर्स इन इंडिया आर एन एबरेशन टू अदरवाइज वेल फंक्शनिंग फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, जस्टिफाई योर व्यू। तो आपसे ये पूछा गया है कि हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 246 के बाद से सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात होती है, जहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उस स्कीम के हिसाब से अगर हमारा कंट्री चलती है तो वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक फेडरेशन कहलाई जा सकती है। ऑल्दो तब भी कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। लेकिन दोस्तों, अगर हम इमरजेंसी की पावर्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा घात पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को। और यही चीज आपने यहां पे जस्टिफाई करनी है, ये कहते हुए कि अदरवाइज तो फेडरल स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ये इमरजेंसी एक एबरेशन है, एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको। अब आप इसे जस्टिफाई जरूर करेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको रखा गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भी इसे कुछ कारणों की वजह से ही रखा होगा, और आगे आने वाली सभी सरकारों ने क्यों इसे कंटिन्यू रखा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश हम डालना पड़ेगा हमें इस आंसर के अंदर। तो हम क्या बताएंगे, शुरुआत करते हैं एक ऐसी कोर्ट से जिससे हम ये बता सके कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्यों रखा इमरजेंसी प्रोविजंस को। सो इमरजेंसी प्रोविजंस वुड वर्क एज अ सेफ्टी वॉल्व एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने, जैसे SR बोमई केस के अंदर भी यही बात रीइटरेट की गई है कि इमरजेंसी का मतलब समझे, इसे एक तरीके से बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम तब आती है जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसका मिसयूज होता है। अब अगर मिसयूज नहीं भी होता है, मान लीजिए मैं मिसयूज की बात पे जाता भी नहीं हूं और सिर्फ कहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और ये खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो भी मुझे जस्टिफाई करना है आंसर। क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है ना, क्वेश्चन मिसयूज के बारे में नहीं बात कर रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पावर्स दी गई हैं वो अपने आप में गलत हैं या नहीं, ये चीज हमने देखनी है। अब 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, इसको आप एक छोटे से टेबल में समराइज करके बता सकते हो। ठीक है, 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी जो 3 कारणों से हो सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी जो तब लग सकती है अगर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 360 जब प्रेसिडेंट को लगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भारत की थ्रेटन में, खतरे में। अब हम बात करेंगे कि क्यों ये एबरेशन है ना। पहले हमने जस्टिफाई करना है, और काफी हद तक ये एबरेशन यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी है फेडरलिज्म को। क्यों? नेशनल इमरजेंसी के दौरान एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट इन रिगार्ड टू एनी मैटर इन एग्जीक्यूटिव पावर। कहने का मतलब आपने इसमें फीचर्स ही लिखने हैं, बस इसको क्लासिफाई अच्छे से कर देना है कि नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या चीजें होती हैं जिससे सेंटर के पास पावर आ जाती है। तो एग्जीक्यूटिव स्फीयर में तो सेंटर किसी भी तरीके का निर्देश दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। लेजिस्लेटिव स्फीयर में तो पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने की पावर आ जाती है। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर वो जो कि अभी तक स्टेट की विधानसभा कानून बना सकती थी, अब पार्लियामेंट भी बना सकती है। और आखिर में प्रेसिडेंट पूरी तरीके से जो भी रेवेन्यूज का शेयरिंग होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उस रेवेन्यू शेयरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया हो। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 268 के बाद से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, कौन से टैक्सेस, कौन से रेवेन्यूज स्टेट्स के पास जाएंगे, कौन से सेंटर के पास रहेंगे। इस चीज को बदला जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। वही बात रही प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी की। प्रेसिडेंट रूल का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं लिखा है, बट स्टेट इमरजेंसी के तौर पे हम इसे कह सकते हैं। तो इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल होती है, वो तो डिसमिस हो जाती है, और गवर्नर, मोस्टली गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रूल करते हैं। एबरेशन हुआ ना, स्टेट की इलेक्टेड अथॉरिटी, स्टेट के लोगों के द्वारा इलेक्टेड अथॉरिटी को हटा के
एक ऐसी अथॉरिटी आ जाती है जिसका ना तो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का ना तो इलेक्शन होता है, चाहे गवर्नर का ना तो इलेक्शन होता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके का इलेक्शन नहीं होता है। मोस्टली तो गवर्नर उस स्टेट के होते भी नहीं है, ये इंश्योर किया जाता है कि गवर्नर्स दूसरे स्टेट के हों। अब उनके हाथों में जब कमान सौंप दी जाती है वहां की, तो ये एक तरह से फेडरलिज्म को चैलेंज तो है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हमारे स्टेट्स की विधानसभा होती है, उसको भी या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या उसकी लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट को दे दी जाती है और डिसॉल्व कर दिया जाता है उसे। तो ये सब चीजें अगेन सेंट्रलाइजेशन की तरफ नजर रख रही है, आपके फेडरलिज्म को खतरा है, ये तो बता ही रही हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट का बजट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना साइन नहीं हो सकते। तो स्टेट के खजाने में से, कोष में से अगर आपने पैसा निकालना है तो आपने प्रेसिडेंट से पूछना होगा। साथ ही साथ स्टेट की सर्विसेज में काम करने वाले लोगों की सैलरीज, पेंशन्स, ये सब बदली जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अल्टीमेटली अगर मैं उसको जस्ट फेस वैल्यू पे लूं तो मुझे पहले तो ये देख के लग रहा है कि इमरजेंसी पूरे के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बना देता है और ये एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है हमारे फेडरलिज्म के अगेंस्ट। और ये भी ध्यान रखना है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। वो चेंज सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है, इमरजेंसी के दौरान। लेकिन कई बार हमें भी ऐसा लगता है, और हम अगर इस दूसरे पहलू को देखें तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों रखा गया था ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिकॉज वी आर नेवर गोइंग टू रिडिक्यूल द पीपल हु हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अपने आंसर में किसी के प्रति अगर निष्ठा दिखानी है, आपने संविधान के प्रति तो जरूर दिखानी है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में था कि इस चीज की इमरजेंसी पावर्स की जरूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? क्योंकि सबसे पहली बात तो दे आर इंटेग्रल टू द सेफगार्डिंग ऑफ द सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और एक तरह से डिटेरेंट की तरह काम करता है। अगर कोई भी स्टेट सेसेशनिज्म की बात करता है, अलग होने की बात करता है, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी को हार्म करने की कोशिश करता है, हो सकता है ऐसा कभी सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाए, उस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी पावर्स की जरूरत है, क्योंकि हम इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये हमने फंडामेंटल राइट्स में भी एक्सेप्शन रखे हैं, ये हमने प्रियम्बल में लिखा हुआ है अपने कि हम सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी आइडियल्स है इस देश के। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कि इमरजेंसी लगाई जा सके। ठीक है। और तो और हम ये कह सकते हैं कि वी कैन बेटर डील विद अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। वॉर के टाइम पे तो इमरजेंसी लगाना बिल्कुल हर कंट्री में ऐसा होता है। एवरी कंट्री हैज दीज मेजर्स, क्योंकि स्पेशली एट द वॉर टाइम, एक्सटर्नल एग्रेशन को देखते हुए तो ये मेजर्स तो जरूरी हैं। हाँ, रिफॉर्म, रिवाइज, रीवर्क जरूर किए जा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कई सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से हम इमरजेंसी लगाना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978, इसने क्या क्या किया? इसने पहली बात तो, जब आपको 3 महीने दिए जाते थे, 2 महीने दिए जाते थे नेशनल इमरजेंसी को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट से, उस टाइम को उन्होंने 1 मंथ कर दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी से रेटिफिकेशन होगा। अगर आपने नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है तो स्पेशल मेजॉरिटी से करनी पड़ेगी। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर लोकसभा का स्पेशल सेशन बुला के सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए तो नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन को रिवोक किया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट ने यह कहा कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ तभी डिक्लेयर हो सकती है अगर कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन आए प्रेसिडेंट के पास। ऐसा ना हो कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चले जाएं। 44th अमेंडमेंट ने यह कहा दोस्तों कि अगर आप चाहते हो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना, तो आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नहीं डिक्लेयर कर सकते। आप इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम नहीं लोगे, आप कहोगे आर्म्ड रेबेलियन है। तो ये जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको बदल दिया जाता है, लिख दिया जाता है आर्म्ड रेबेलियन। तो ऑलरेडी 44th अमेंडमेंट ने कई सारे सेफगार्ड प्रोवाइड किए हैं। सिमिलरली, अगर मैं प्रेसिडेंट रूल की बात करूं या स्टेट इमरजेंसी की बात करूं, तो जुडिशरी ने यह साफ साफ कह दिया है
कि अगर अपने प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना है तो दो चीजें देखनी होंगी। एक, प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, यानी कि प्रेसिडेंट ने किस बेसिस पे इमरजेंसी लगाई है इसका रिव्यू जुडिशरी कर सकती है और इनके डिसीजन को रिवर्स भी कर सकती है। और दूसरा, जुडिशरी ने यह भी कहा कि जब तक पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिल जाता, जब तक पार्लियामेंट से, लोकसभा प्लस राज्यसभा से अप्रूवल नहीं मिल जाता, आप स्टेट की विधानसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। आप उसे थोड़े समय के लिए सस्पेंड जरूर कर सकते हैं, बट उसे डिसॉल्व करने का अधिकार आपके पास तब तक नहीं है जब तक आप पार्लियामेंट से यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा से ये लिख के through the ratification of that emergency declaration, you get it passed from both the houses, then you can dissolve the Vidhan Sabha of that state. तो कहने का मतलब कि सेफगार्ड तो हैं, तो कोई बात नहीं, अगर रखा भी है संविधान में तो ठीक है, हम इसके ऊपर रिफॉर्म जरूर कर सकते हैं, रिवर्क जरूर कर सकते हैं। कंप्लीटली इसको हटा देना ये थोड़ा सा हमारे लिए डेंजरस होगा। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल्स भी देखें तो वो सेंटर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डालते हैं कि उनका ये अधिकार, उनका ये ड्यूटी है, इट इज देयर ड्यूटी दैट दे हैव टू एंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो एंश्योर करने के लिए उनको कहोगे और उनको कोई पावर्स नहीं दोगे पनिश करने की उन स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऑलरेडी काफ़ी सेफगार्ड्स आ चुके हैं। स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल अब बहुत ऐसे, जिस तरीके से 1994 से पहले लगाया जाता था, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट लगा दिया जाता था, जहां भी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार होती थी वहां स्टेट इमरजेंसी लगा देता था सेंटर, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया। इसका मिसयूज थोड़ा तो कम हुआ है। और जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, बेसिकली ये डेड लेटर होना चाहिए जो बिल्कुल एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में जीवित किया जाए। अदरवाइज दिस शुड बी अ डोरमेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट शुड बी देयर। और शुड बी देयर के हमने कुछ कारण यहां पे आपको बताए, तो आपने कन्विंस भी कर दिया कि आपको लगता है कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होता है। एबरेशन तो है, लेकिन कई बार एबरेशंस या एक्सेप्शंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सेप्शंस कहां नहीं है ना, सब जगह है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। और भी इसी तरीके के आंसर्स अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव डिस्कशंस करके 48 डेज के अंदर अंदर आंसर राइटिंग में अपना एक स्टेबल लेवल लेके आना चाहते हैं, अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को डेवलप करना चाहते हैं, आंसर लिखने की तरीके, स्ट्रक्चर, कंटेंट, इस चीज़ को एनरिच करना चाहते हैं, तो आप 48 डेज का हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।